अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूजिंग लाइब्रेरीज एंड मॉड्यूल्स। एक बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन है, छोटा सा टॉपिक है और इसके अलावा इंपोर्टिंग एंड यूजिंग द लाइब्रेरीज। इसके अंदर हमारे पास ये 3 एग्जाम्पल है जो हम लोगों ने डिस्कस करनी है। देखें, हम लोगों ने चंद एक चीज़ें जो है वो पहले डिस्कस करनी है। वो ये कि सबसे पहले अगर हम फंक्शन की बात करें तो फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है, जो कि हम किसी भी एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए वो कोड लिखते हैं एक ब्लॉक के अंदर। फंक्शन इज अ सबसेट ऑफ अ मॉड्यूल, क्योंकि कलेक्शन ऑफ फंक्शन जो है ना वो आपके मॉड्यूल्स के अंदर पड़े होते हैं, तो आप कह सकते हो कि फंक्शन इज लेस देन मॉड्यूल। ठीक है जी। इसी तरीके से कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स जो हैं वो हमारे पास पाइथन के अंदर लाइब्रेरी के अंदर पड़े होते हैं, यानी कि जो हमारी स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज होती हैं, जो बिल्ट इन फाइल होती है, टूल किट होती है, जिसके अंदर आपके सारे फंक्शंस, ठीक है, मॉड्यूल्स पड़े होते हैं। तो आप इनको इस तरीके से देख सकते हो कि फंक्शंस जो है वो बिल्कुल ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे फंक्शंस मिलाकर एक मॉड्यूल बनाते हैं और बहुत सारे मॉड्यूल्स मिलाकर एक लाइब्रेरी बनाते हैं। इसके ऊपर अभी हम बात करेंगे और हम लोग पाइथन के अंदर ये लाइब्रेरीज और मॉड्यूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हम इंपोर्ट करेंगे अपने कोड के अंदर लाइब्रेरीज को, मॉड्यूल्स को, जिससे ये होगा कि हमें अपने कोड को स्क्रैच से नहीं लिखना पड़ेगा, बल्कि ये प्री बिल्ट टूल किट है कि जिसको बनी बनाई चीज को हम इस्तेमाल करके अपना काम कर लेंगे। लेट्स सपोज मेरे पास, आप इस एग्जांपल पे आ जाएं, मेरे पास एक डाटा दिया हुआ है 23, 45, 67, 89, 12, 44, 56। ये मेरे पास एक डाटा है, एक प्रॉपर एक लिस्ट है, डाटा स्ट्रक्चर है, समझ लीजिए। अब मैंने क्या करना है, इस पूरे डाटा के ऊपर मीन फंक्शन चलाना है, यानी कि मुझे इस डाटा का मीन चाहिए। मीन समझते हैं कि आप सबको ऐड करोगे और जितने ये नंबर है, ये टोटल 7 नंबर है, 7 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मीन वैल्यू निकल आएगी। तो मुझे मीन कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं या तो प्रॉपर इसके ऊपर फॉर्मूला लगाऊं, इन सब नंबरों को ऐड करूं, फिर 7 पे डिवाइड करूं, फिर आंसर आए और उस वेरिएबल को प्रिंट करवाऊं, या फिर बना बनाया फंक्शन मैं इस्तेमाल कर लूं। बना बनाया फंक्शन कौन सा हमारे पास? मीन, जो कि किसके अंदर पड़ा हुआ है? स्टैटिस्टिक मॉड्यूल के अंदर। अब मेरी बात समझ रहे हैं? तो इस तरीके से हम लोग बने बनाए फंक्शंस को इस्तेमाल कर लेते हैं। हम पहली एग्जांपल से शुरू करते हैं, लेकिन मैंने यहां से जस्ट एक रेफरेंस दिया है कि अगर हमारे पास डाटा, या फिर आप इसको पहले कर ही लीजिए। ये एग्जांपल है जी हमारी बुक में, जिसमें हमें वो कहता है कि आपके पास कुछ डाटा दिया हुआ है, इसकी मुझे मीन फाइंड करके दो। हमारे पास पाइथन के अंदर एक बिल्ट इन स्टैटिस्टिक्स के नाम से एक मॉड्यूल होता है, लाइब्रेरी मॉड्यूल, जो कि पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर शामिल है। स्टैटिस्टिक्स भी, डेट टाइम भी और रैंडम भी, जो इंपोर्ट कीवर्ड के सामने लिखे हुए हैं ना नाम सारे, ये मॉड्यूल्स हैं। ये सारे मॉड्यूल हमारी उस स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज फाइल के अंदर पड़े हुए हैं। मैं जब भी इन लाइब्रेरीज के इन मॉड्यूल्स के नाम इस्तेमाल करूंगा या इनके फंक्शंस के नाम इस्तेमाल करूंगा, तो वो सारा कुछ क्योंकि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर शामिल है, तो मुझे जस्ट उनके नाम इस्तेमाल करने हैं। मुझे बताना नहीं है कोड को, मुझे बताना नहीं है कि इसको प्लस करो और 7 पे डिवाइड करो, नहीं, सिर्फ मैंने नाम यूज करना है। वो मुझे खुद ही इसका मीन कैलकुलेट करके देगा, या मुझे खुद ही डेट एंड टाइम बताएगा, या मुझे रैंडम नंबर जनरेट करके देगा। इसका मतलब ये हुआ कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी बेसिकली एक बिल्ट इन फाइल है जो पाइथन के मैन्युफैक्चरर ने उसके अंदर, उसकी डेवलपिंग टीम ने, उसकी डेवलपमेंट टीम ने उसके अंदर शामिल कर दिया है। आपको अपना कोड स्क्रैच से करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हमें वो यहाँ पे कहा जाता है कि जी आपने ना 1 से लेकर 10 के दरमियान एक नंबर फाइंड करना है। एग्जांपल है 1 से लेकर 10 के दरमियान कोई एक इंटीजर नंबर फाइंड करके दो रैंडम कोई भी नंबर जनरेट कर दो। तो हमने क्या किया, रैंडम एक लाइब्रेरी है, ये मॉड्यूल है, आपने ये मॉड्यूल्स के नाम याद कर लेने। रैंडम एक मॉड्यूल है, हमने उसको इंपोर्ट करना है। उसके लिए हम कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे? इंपोर्ट। और आप इसकी स्पेलिंग गलत नहीं कर सकते, दोनों की इवन गलत नहीं कर सकते, ठीक है। दरम्यान में स्पेस है, शॉर्ट जो है वो सिंपल लोअर केस लेटर में हम लोगों ने नाम लिख दिए, इंपोर्ट रैंडम। अब रैंडम मॉड्यूल आपकी उस फाइल के अंदर जो है समझ लीजिए कि इंपोर्ट हो गया। उस रैंडम यानी कि समझ लीजिए कि इस पूरी लाइब्रेरी, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर एक फर्दर एक मॉड्यूल है जिसका नाम क्या है? ये मॉड्यूल है जिसका नाम है रैंडम। इसके अंदर फर्दर क्या है? हमारे पास फंक्शंस, ठीक है जी। लाइब्रेरी के अंदर मॉड्यूल और मॉड्यूल के अंदर हमारे पास क्या पड़े हैं? फंक्शंस। अब फंक्शन क्या है मेरे पास? रैंड इंट, रैंडम इंट। तो हमने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल बनाया नंबर इक्वल्स टू नंबर डॉट रैंड इंट, ठीक है जी। यानी कि मैंने यहाँ पे डॉट लगाया, इसका मतलब यह है कि मैं एक पर्टिकुलर फंक्शन को इस्तेमाल करना चाह रहा हूं और वो मेरे पास पर्टिकुलर फंक्शन कौन सा है? रैंडम इंट। अब यहाँ पे देखिए नंबर इज इक्वल टू नंबर, सॉरी यहाँ पर हाँ ये गलती से लिखा गया, आप लोग यहाँ पे लिखोगे रैंडम, क्योंकि हमने ज़ाहिर है ऊपर वाली जो है वो मॉड्यूल का नाम है लिखना है यहाँ पे, रैंडम डॉट रैंडम इंट। इसका मतलब हो गया इस लाइब्रेरी का नाम, इस मॉड्यूल का नाम
डॉट उसके अंदर जो फंक्शन है हमारे पास, अगर कोई फर्दर एक फंक्शन जो है किसी क्लास के अंदर पड़ा हुआ, ये भी याद रखिएगा कि फंक्शन हो सकता है किसी क्लास, एक एट्रीब्यूट के तौर पे किसी क्लास के अंदर पड़ा हो, तो वो भी हम अभी डिस्कस करते हैं। तो रैंडम डॉट रैंडम इंट, रैंड इंट उसके लिए शॉर्टकट जो है वो शॉर्ट कीवर्ड्स का हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं और आपने एज इट इज इसको लिखना है। अगर हम लेट्स सपोज वो अगर आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जनरेट करना चाहते हो तो उसके लिए हम यूनिफॉर्म का वर्ड जैसे लिखते हैं, तो यहां पर हम लिखेंगे रैंड इंट और आगे आपने अपनी रेंज बता दी। रेंज क्या बताई? 1 to 10, 1,10। अगर आप यहाँ पे वेरिएबल्स लिखना चाहो a, b तो ठीक है, ऊपर कहीं a और b की वैल्यू बता दो, कोई इशू नहीं, आप वो भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर वेरिएबल्स भी आ सकते हैं और एग्जैक्ट नंबर भी आ सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 and 10। अगर मैं 1 and 100 लिखूंगा तो वो रैंडम नंबर रैंडम नंबर जनरेट करेगा 1 से लेकर 10 के दरमियान, लेकिन फिलहाल हमने लिखा है 1 to 10, तो वो 1 से लेकर 10 के दरमियान ही रैंडम नंबर जनरेट करेगा। और द रैंडम नंबर इज, तो प्रिंट की स्टेटमेंट ये प्रिंट करेगी, द रैंडम नंबर इज का मैसेज शो होगा। उसके बाद आपने नंबर वेरिएबल को क्या करवा लिया? प्रिंट। और नंबर वेरिएबल के अंदर वैल्यू कौन सी होगी? बाय डिफॉल्ट पाइथन खुद ही इस फंक्शन को चलाएगा, इस मॉड्यूल को चलाएगा, इसको इंपोर्ट करेगा, इस फंक्शन को चलाएगा और 1 से लेकर 10 के दरमियान जब आप एक दफा चलाओगे, हो सकता है वो 5 दे दे हो सकता है वो 4 दे दे, हो सकता है वो 9 दे दे, कोई भी एक नंबर वो जनरेट करेगा रैंडमली और वो नंबर किसकी वैल्यू बन जाएगी? इस नंबर वेरिएबल की। और उस नंबर वेरिएबल को हमने यहाँ पे क्या करवा लिया? प्रिंट। ठीक है जी, आप इसको चलाओगे 10 बार, ये अलग अलग इनको आपको जो है वो आउटपुट शो करवाएगा। अगर मैं इसकी रेंज बढ़ा देती यहाँ पर 100 कर देता हूँ तो वो 1 से लेकर 100 के दरमियान आपको शो करवा देगा नंबर। तो ये रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए, इसका मकसद बेसिकली प्रोग्रामिंग के अंदर लोग कहीं पे भी कोई नॉन जीरो डिजिट प्रोड्यूस करने के लिए, रैंडमली कुछ भी प्रोड्यूस करने के लिए, इस तरह के कामों में लोग इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसकी एप्लीकेशन तो खैर अभी हमारा सिलेबस का स्कोप नहीं, हमें जस्ट कोड अंडरस्टैंड करना है। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल है हमारे पास जिसमें वो कहता है कि जी आप हमें करंट टाइम की डेट, इस वक्त आज की डेट और टाइम अगर आप लोगों ने लेट्स सपोज निकालना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? डेट टाइम एक मॉड्यूल है जो हमें इंपोर्ट करना है, ठीक है, और मैंने एक वेरिएबल बना लिया जी करंट टाइम। करंट टाइम में डेफिनेटली डेट भी आ जाएगी आज की, तो करंट टाइम इक्वल्स टू, आगे फिर मैंने दोबारा से क्या किया? मॉड्यूल का नाम लिखा डेट टाइम डॉट, तो ये मेरा मॉड्यूल है डॉट, उसके अंदर हमारे पास एक क्लास है फर्दर डेट टाइम जिसका एक फंक्शन है नाउ। कौन सा फंक्शन है जी? नाउ, इस वक्त, करंट। और फंक्शन के लिए हमें लाजमी तौर पे क्या करना पड़ता है? अपनी पैरेंथेसिस लगानी होती है। आपने यहां पर भी रैंड इंट के सामने पैरेंथेसिस लगाई थी, लेकिन उसके अंदर आपको इनपुट देनी पड़ी रैंडम, उसको नंबर जनरेट करने के लिए आपने उसको वैल्यूज दी, पैरामीटर्स दिए। यहां पर पैरामीटर नहीं है, कोई मसला नहीं है। जब आप इसको चलाओगे, जैसे ये फंक्शन चलेगा, जैसे ये स्टेटमेंट चलेगी, तो आज की करंट डेट और टाइम, टाइम लिखा होगा पहले, ठीक है जी, इस तरीके से, यानी कि ये नोटेशन के अंदर हमारे पास पहले टाइम आएगा, उसके बाद आगे फर्दर क्या आ जाएगी? हमारे पास आज की डेट आ जाएगी। इस तरीके से वो नोटेशन के साथ क्या करेगा? वो सारा जो भी वैल्यू है सारी वो किसको साइन होगी? करंट टाइम को, और उस करंट टाइम को आप नीचे प्रिंट करवा लो। उन्होंने साथ मैसेज भी प्रिंट करवाया, लेकिन मैंने नहीं करवाया, सिंपली मैंने करंट टाइम वेरिएबल को ही जस्ट यहाँ पे प्रिंट करवा लिया। हमें जस्ट ये अंडरस्टैंड करना है कि ये चीज एक्चुअली डॉट क्या है, ये किस तरीके से चीज आपस में लिंक अप है। बाकी आप आउटपुट चला के देखोगे, आपको समझ आ जाएगी। आप पाइचार्ट पे बेशक इसकी प्रैक्टिस लाजमी तौर पे कीजिए। यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना जी? मीन निकालना है। तो मैंने स्टैटिस्टिक्स एक मॉड्यूल इंपोर्ट किया, उसके बाद मैंने डाटा दिया, जितना मर्जी दे दें। सर हम क्या सिर्फ 7 वैल्यूज ही देंगे? जी बिल्कुल नहीं, आप 1 नंबर लिख दो, 2 लिख दो, 10 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने नंबर्स लिखने हैं और वो सारे नंबर किसके इक्वल है? डाटा के इक्वल। ये चीज जरा याद रखिएगा, डाटा, ठीक है। अब आगे क्या करना है? हमने क्या किया जी? एक वेरिएबल बनाया, कोई भी वेरिएबल, आप एक्स वाई जेड कुछ भी वेरिएबल बना ले। मीन वैल्यू का एक वेरिएबल बनाया और मैंने यहाँ पे अपनी वही मॉड्यूल का नाम लिखा स्टैटिस्टिक्स। मॉड्यूल स्टैटिस्टिक्स के अंदर एक फंक्शन है जी मीन। जैसे यहां पर एक फंक्शन था रैंडम इंट, यहां पर एक फंक्शन है मीन। यहां पर जस्ट वो क्लास का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करता है, अदरवाइज यहां पर भी डायरेक्टली फंक्शन इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन यहां पर वो नहीं चलता इसके बगैर, ठीक है जी। तो हमने लिखा डॉट मीन, यानी कि मीन हमारा स्टैट्स का फंक्शन है। आप यहाँ पे मीडियन लिख दो, वो मीडियन निकाल देगा, मॉड लिख दो, वो मॉड निकाल देगा। इसी तरीके से वेरिएंस निकाल सकते हैं। तो वो तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे फंक्शन है, लेकिन हमने अपनी बुक के अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस करनी है। मैंने यहाँ पे लिखा मीन, और फिर मीन किस चीज की निकालनी है? तो वो हमें इनपुट देनी पड़ेगी ना। और इनपुट हम कैसे देते हैं फंक्शन के अंदर? विद द हेल्प ऑफ पैरामीटर्स। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ये पढ़ा है कि जब हमने एक फंक्शन को इनपुट देनी है तो वो पैरामीटर कहलाता है। मैंने यहाँ पे पैरामीटर का लिख दिया डाटा। डाटा की वैल्यू आप देख लो सारी, समझ लीजिए सारी वैल्यूज आपने यहाँ पर इंपोर्ट कर दी है। अब वो क्या करेगा? इस सारे डाटा का, इस वेरिएबल के लिहाज से, इस वेरिएबल का निकालेगा मीन, और इस वेरिएबल की वैल्यूज आगे ये है, इस सारे डाटा का मीन निकलेगा,
ठीक है जी। और वो सारा आंसर किसको मिल जाएगा, आपके मीन वैल्यू वेरिएबल को, और उसको आपने नीचे यहाँ पे क्या करवा लेना है, प्रिंट करवा लेना। आप इसका बेशक स्क्रीनशॉट ले लें। वैसे तो मैंने कोई एक्स्ट्रा चीजें यहाँ पर मेंशन नहीं की, लेकिन ये कि जब आप इसको कोड को चलाकर देखोगे तो आपने इसके आउटपुट को लाजमी एक तौर पे ऑब्जर्व कर लेना, ताकि आपको समझ आए कि ये कोड एक्चुअली कैसे रन करता है। लेकिन जो अंडरस्टैंड करने वाली चीज थी, आपके पास जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो बेसिकली ये वाली लाइन है। इसके अंदर ये, इसके अंदर ये, इसके अंदर ये दोनों, और ये यहाँ पर डाटा वेरिएबल कैसे आ रहा है। सिर्फ इन चीजों की अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर होनी चाहिए। बाकी हम इंशाल्लाह मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।